ये बताइए कि फैक्ट चेक के नाम पर जो मीडिया ने तांडव मचाया, आपको हैरानी होगी, एक गैंग है और उस गैंग का नाम है ऑल्ट न्यूज। ऑल्ट न्यूज ने रखा कि मैं फैक्ट चेक करता हूं, कि कोई फेक न्यूज अगर कहीं चल रहा होता है तो हम उसको सर्च करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और तब हम फैक्ट न्यूज का ठप्पा लगाते हैं कि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है या करेक्ट है। हमने ऑल्टरनेटिव न्यूज रखा, इसीलिए अपना नाम। उसके जो प्रमोटर है ना, उस प्रमोटर ने पैसे खा लिए, पैसे और फैक्ट चेक शब्द इंट्रोड्यूस किया। पैसे किससे खाए? पैसे किससे खाए? मार्क जुकरबर्ग से पैसे खा लिए। पैसे खाने के बाद वो सारे समाचार, वो सारे वैज्ञानिक तथ्य जो इस मानवता को बचा सकती थी, उस तथ्य को दबाने का इस गैंग ने काम किया और ये फैक्ट चेक वहां से पॉपुलर हुआ। और उसके बाद तो हर मीडिया आउटलेट ने फैक्ट चेक एक विंग तैयार कर दिया। प्रधानमंत्री जी, अब आप जग रहे हैं कि फैक्ट चेक करेंगे। सरकार अब जग रही है कि फैक्ट चेक करेंगे। पहले जो इन माफियाओं ने, मीडिया माफियाओं ने, मीडिया बैरन्स ने जो फैक्चुअली सारे इनकरेक्ट कैंपेन चलाए और अब वो बारी बारी से सच साबित हो रहे हैं, उनका क्या होगा? अभी देखिए जो गैंग जो चला रहा है, एक डावोस की हम देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ देवेंद्र बल्हारा जुड़ रहे हैं। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे लंबी बात करेंगे देवेंद्र जी, लेकिन जरा सा वो जो वायरल हो रहा है वीडियो, वो मैं आपको दिखाता हूं, दिखाना चाहूंगा कि डावोस में किस प्रकार से फाइजर के सीईओ को एक रिपोर्टर ने पकड़ लिया। वो कह रहा है कि नो, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच। तो रिपोर्टर कह रहा है मेरा गुड डे तो तब तक नहीं होगा जब मेरे सवाल का जवाब नहीं आएगा। ये फाइजर के सीईओ को दौड़ा दौड़ा करके रिपोर्टर पूछ रहा है। जरा इस वीडियो को दिखलाते हैं, अभी वीडियो दिखाएंगे आप। When did you know that the vaccines didn't stop transmission? How long did you know that without saying it publicly? Thank you very much. I'm sorry. Answer that question. I mean, we now know that the vaccines didn't stop transmission, but why did you keep it secret? You said it was 100% effective, then 90%, then 80%, then 70%. But we now know that the vaccines do not stop transmission. Why did you keep that secret? Have a nice day. I won't have a nice day until I know the answer. Why did you keep it a secret that your vaccine did not stop transmission? Is it time to apologise to the world, sir? To give refunds back to the countries that poured all their money into your vaccine that doesn't work, your ineffective vaccine? Yeah, you have a little bit around. Are you not ashamed of what you've done in the last couple of years? Do you have any apologies to the public, sir? Are you proud of it? You've made millions on the backs of people's entire livelihoods. How does that feel to walk the streets as a millionaire on the backs of the regular person at home in Australia, in England, in Canada? What do you think about on your yacht, sir? What do you think about on your private jet? Are you worried about product liability? Are you worried about myocarditis? What about the sudden deaths? What do you have to say about young men dropping dead of heart attacks every day? Why won't you answer these basic questions? No apology, sir. Do you think you should be charged criminally for some of the criminal behavior? ये अभी मैं देवेंद्र जी, मैं अभी सरकार जो फैक्ट चेक के लिए नया कानून ला रही है उस पर तो बाद में आऊंगा। अभी जिस बेईमान ने, जो ये ऑल्ट न्यूज वाले बेईमान, ये गद्दार, देश के गद्दार ऑल्ट न्यूज वाले, तुम तो अभी जेल गए थे किसी और प्रकरण में, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, तुम जाओ। देश के गद्दार, जो तुम फैक्ट चेक को तुमने जो प्रचारित प्रसारित किया, ये फैक्ट चेक वाले क्या दिखा रहे थे मैं बताता हूं देवेंद्र। ये फैक्ट चेक वाले क्या दिखला रहे थे? इतना बेईमान समूह है ये, इतना बेईमान जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये पैसे खा करके 1-2 करोड़ नहीं, 9-9 करोड़ रुपए, मुझे जानकारी मिली है सूत्रों से, 9 करोड़ रुपए इसने खाए इसी फेसबुक
इसी फेसबुक से कहा जा रहा है कि इसी से 9 करोड़ रुपए इसने खाए, और उसके बाद फैक्ट चेक के नाम पर वो सारा कुकर्म किया जो इसको नहीं दिखाना था। ये देखिए, ये दोनों फिगर दिखलाता था कि कैसे वैक्सीन नॉन वैक्सीन वाला का क्या क्या होता है, नॉन वैक्सीनेटेड का क्या चेस्ट है, वैक्सीनेटेड का क्या चेस्ट है। इस तरह से दिखाता था, ये इस तरह से ये दिखाता था और लोगों को ये प्रेरित करता था कि जाकर के बूटी ले लो। ये बूटी की तस्वीर दिखाता था, जिसने बूटी नहीं ली है उसका चेस्ट कैसा है, जिसने बूटी ली है उसका चेस्ट कैसा है। इसका ये वीडियो दिखाते रहता था फैक्ट चेक वाला ये दिखाता था। और आज इसके पास, आज ये डावोस के उस वीडियो का फैक्ट चेक नहीं कर रहा है जो हम दिखा रहे हैं, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वायरल है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है, जहां जाइए वहीं का व्हाट्सएप पे ये ट्रैवल कर रहा है। डावोस में इन बेईमानों का ये वीडियो पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन फैक्ट चेक के ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन सरकार फैक्ट चेक का कानून लाना चाहती है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहती है कि हमारे जैसे, देवेंद्र जैसे कुछ और लोग अगर कुछ बोलेंगे, सवाल उठाएंगे, तो फैक्ट चेक के नाम पर कहेंगे कि आप फैक्चुअल मिस्टेक कर रहे हैं, इसलिए बंदिश लगा देंगे। देवेंद्र, शुरू कीजिए आप। देखिए आशुतोष भाई, क्या है कि मैं जब 2020 में जब इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को मैं स्टडी कर रहा था और किसानों के कानून के पीछे की जो पूरे के पूरे गेम को मैं समझ रहा था, उस दौरान मेरे सामने कुछ दस्तावेज आए थे जिसमें रिलायंस में जुकरबर्ग ने इन्वेस्ट किया था। उस जो रिलायंस का एक कृषि ऐप आया था इनका, जियो कृषि करके, उस जियो कृषि के अंदर बिल गेट्स ने इन्वेस्टमेंट किया था। और जब मैं इस पूरी की पूरी प्रकरण को जब समझने के लिए जब और डेप्थ में गया, तो मुझे मालूम पड़ा कि बिल गेट्स ने फैक्ट चेक की जो कंपनीज खड़ी करने के लिए 1.2 बिलियन डॉलर्स भी इन्वेस्ट किए हैं। ये ऑल्ट न्यूज के आने से पहले नहीं था, ये ऑल्ट न्यूज के बाद की बात है। ऑल्ट न्यूज को उस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रचारित रवीश कुमार ने किया था, मुझे याद है। उनके मतलब पूरा का पूरा नाम लेकर के पूरी तरह से डिक्लेयर करते थे कि ये चैनल है जो सच्चाई को निकालता है और इस तरह से करता है। और फिर जब मुझे ये खबर मिली कि बिल गेट्स यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहा है, अब जैसे जो अभी दावोस की जो ये खबर थी, यहाँ पर भी मैं उस टाइम पे भी मैं देख रहा था कि इसके अंदर जो सीईओ है फाइजर का, फाइजर के सीईओ बोल नहीं रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि इनकी जो ये बूटी है इसके अंदर क्या केमिकल है, ज्यादा तो इसको भी नहीं पता होगा बेचारे को, क्योंकि इसमें भी पार्टनरशिप बिल गेट्स की मिलेगी। और टेक्नोलॉजी क्योंकि बिल गेट्स की है, इसमें ये पूरे देश के लोगों को और पूरी दुनिया भर के लोगों को ये समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी बिल गेट्स की है। अभी फेडरल कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, आपको याद हो अगर, जिस टाइम पे राजीव दीक्षित की जब जयंती मना रहे थे, हम लोग वर्धा में थे, तो उस दिन मेरे पास उसकी वो आई थी, जजमेंट आई थी कि उसने, फेडरल कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि एक तो जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो बूटी लिए हुए लोगों का इंश्योरेंस कवर नहीं कर रही है, क्योंकि इट इज इक्विवेलेंट टू दी सुसाइड के जो लोगों को मालूम था कि इसके साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं और पब्लिक डोमेन में वो सारे साइड इफेक्ट्स हैं। दूसरा, वहीं पर एक फेडरल कोर्ट का एक रिजल्ट था कि जिन लोगों ने ये लगवा ली है बूटी, क्योंकि इसके अंदर नैनो पार्टिकल्स हैं और ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, तो जो लगवाए हुए जो लोग हैं दे आर नो मोर ह्यूमंस। तो उन पर जो ह्यूमन राइट्स के जो कानून है, ह्यूमन राइट्स, वो क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज अब वो ह्यूमन ही नहीं है। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी, जिसने भी सर्टिफिकेट बनवा लिया या तो उसमें वो ह्यूमन राइट्स के कुछ कानून थे, तो उसके ऊपर वो थी कि क्योंकि अब तुम्हारे अंदर मतलब टेक्नोलॉजी इंजेक्ट कर दी गई है, तो अब आप ट्रांस ह्यूमन की तरह बिहेव करोगे, तो नाउ यू आर नॉट एन ह्यूमन एनीमोर, तो आपके ऊपर ह्यूमन राइट्स नहीं लगता है। और जब जुबैर की जब मैं बात करूं, आपको मैं बताता हूं कि देखिए, तमाम तरह के जो फैक्ट चेक्स हैं ये केवल इसीलिए खड़े किए जाते हैं, जिस तरह से कंट्रोल्ड अपोजिशंस होती हैं। कंट्रोल्ड पोजीशंस मतलब एक बार ये खड़े तो होते हैं जेन्युइनली, ऐसा नहीं होता कि इनको सभी को, सारों को ही खड़ा किया जाता है। कुछ लोग जेन्युइनली खड़े होते हैं और उसके बाद में ये उन लोगों को ये दिखा देते हैं कि आपको इसमें चाहिए क्या, तो आपको वो मिल जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी इस वक्त दावोस में आम आदमी पार्टी का एक दलाल गया हुआ है, राघव चड्ढा। मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। राघव, जब 2015 के चुनाव से पहले की बात है,
मुझे एक टास्क दिया गया था, मतलब कि जो अरविंद केजरीवाल की जो पूरी टीम है, उस टीम के पूरे का ब्रेन टेस्ट करके और ये चेक किया जाए कि कौन सा आदमी कैसा है। तो मैंने राघव की भी रिपोर्ट्स ली थी, मैं आपको बताऊं। और जब मैं अरविंद को उसकी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए जा रहा था, तो उस टाइम मेरे पास रास्ते में फोन आता है कि मुझे आपसे मिलना है। और हम आईआईटी के बाहर मिले, और मैंने राघव को ये बताया कि तुम्हारी सोच ऐसी है, तुम इस तरह से सोचते हो, और मैं ये बताऊंगा। तो वहां मुझे राघव ने 2-3 पॉइंट्स पर ये बोला कि डॉक्टर साहब, ये वाली बातें अरविंद जी को मत बताना, ये उनको अच्छा नहीं लगता है। मैंने तब उनको ये कहा था कि देखो क्या होता है, कुछ सेलेक्टिव चीजें होती हैं, वो मैं बताऊंगा, लेकिन मेरा जहां पे तुम्हारा इस्तेमाल करना है उस जगह पे हम सेटलमेंट करेंगे। तो वहां मुझे एक चीज नजर में आई थी कि ये व्यक्ति इतना महत्वाकांक्षी है कि ये आंदोलन के साथ भी जबरदस्ती कर सकता है, ये अपने देश के साथ भी गद्दारी कर सकता है। और अब वो वहां जाकर के उसने साबित भी कर दिया कि यहाँ जो पार्लियामेंट में, राज्यसभा में उसको भेजा गया है, ये भी इसी पूरे के पूरे खेल का हिस्सा है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि राघव जब आया था राजनीति के अंदर, या जब उसने आम आदमी पार्टी को साथ देना शुरू किया था, तब वो ऐसा था, लेकिन बाद में उसको मैनेज करके और अब वहां पर पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ब्रांड एम्बेसडर की तरह प्रमोट किया जा रहा है दोनों तरफ से। इसी तरह से जो ये ऑल्ट न्यूज वाले हैं, कुछ लोग खड़े हुए वाकई में जो न्यूज चैनल्स की और अलग अलग, क्योंकि उस वक्त आपको ध्यान होगा 2014 में सरकार बनने के बाद में बीजेपी की आईटी सेल ने कुछ एक अपने फर्जी अपने वो वेब पोर्टल्स बनाने शुरू किए थे। जैसे एक, मैं आपको एक सबसे वाहियात वेब पोर्टल का नाम बताता हूं, ओप इंडिया करके एक वेब पोर्टल है। उसके ऊपर पूरा दिन केवल नफरत और नफरत की ही पोस्ट डाली जाती है। उसका पर्पज ये है कि देश में किस तरह से नफरत फैलाई जाए। अब क्योंकि वो खबर की तरह दिखता है, तो उसका जब स्क्रीनशॉट कहीं भेजा जाता है, तो जो आम नागरिक है देश का, वो ये समझता है कि ये न्यूज चैनल की तरफ से आया है, ये किसी न्यूज पोर्टल का हिस्सा और ये न्यूज है। तो उस वक्त कुछ चैनल्स ने इसकी पोल खोलनी शुरू की थी कि ये वाली वेबसाइट्स हैं जो कि प्रोपेगेंडा चलाती हैं, जो बीजेपी आईटी सेल से ही चलती हैं, जो नागपुर के आरएसएस के कार्यालय से ही चलती हैं, और इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें और इनके ऊपर पूरा सर्च करें। मैं भी जब उन चीजों को देखता था तो मुझे ये लगता था कि ये वाले लोग ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब ये कॉन्स्पिरेसी आनी शुरू होती है, जब 2020 में हम इन्होंने इसकी स्पीड बढ़ाई है, तब इस पूरी सच्चाई का लाभ उठा करके, क्योंकि उस वक्त तक लोग यकीन करना शुरू हो गए थे। जैसे इसके बारे में जब आपको पता चले कि झरोना की जब बूटी लगने लगी थी, तो उस वक्त सबसे पहले क्या हुआ, खेल क्या चला कि सबसे पहले किसी ने सवाल पूछा, अरे अभी तक इतने सालों से भी तो लगती आ रही हैं। मतलब मेरे जानकारी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये सोच करके बूटी ली कि बच्चों को जैसे लगती होती है ना, ये तो वैसे ही है, इससे कुछ नहीं होता, इसका कुछ नहीं है, तो ठीक ही है, फायदा ही है। तो मैंने कहा कि नहीं, ये जो बच्चों को भी लगाते हैं उसका भी मकसद यही होता है कि उनकी इम्यूनिटी डाउन जाए। आप ध्यान दीजिए, जिनको सारी की सारी लगी हैं, वो बच्चे आने वाले टाइम में ज्यादा बीमार होते हैं। और इसके लिए अब तो डॉक्टर कमरप्रीत सिंह की वो जो किताब है, जो अमेज़न पे नंबर 1 चल रही है, द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट करके, उसके अंदर भी पूरा का पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। तो मैं जब उसके बारे में पता किया, तो लोगों को एक चीज साइकोलॉजी समझ में आई कि लोग पुरानी किसी बात पे यकीन करके आगे के लिए भी उस पर यकीन कर लेते हैं। और फैक्ट चेक ने जो पिछले 2 साल लगाए, 2020 से पहले ज्यादातर, जो ज्यादा प्रचारित, जो 2020 से पहले 2 साल में हुए ये, और इस 2-3 साल में, मतलब इस 3 साल में जो लोगों ने इनके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू किया, उस ट्रस्ट का सिला इन लोगों ने ये दिया कि जिस वक्त 2020 में इस कॉन्स्पिरेसी आनी शुरू होती है, और उस टाइम पे पैसे खा करके अपने उस विश्वास को इन लोगों ने लोगों के साथ विश्वासघात करके, और ये यकीन दिलाने के लिए अपनी वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया कि आप लोगों को ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना। जैसे हम जैसे लोग अगर इसकी सच्चाई बताते हैं, किसी मूवमेंट पे पूरी रिकॉर्ड निकाल के जब समझाते हैं, और आज भी आपको ध्यान हो, आज भी दावोस में एक वहां से एक स्टेटमेंट आया है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज जस्ट ए कॉन्स्पिरेसी, जबकि इसको 20 बार खुद ये कॉल्स को आप बोल चुका है कितनी बार कि भाई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो आकर रहेगा। नरेंद्र मोदी 3 बार बोल चुका है इसको कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आकर रहेगा, और उसके बाद भी वो लोग ये कहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज ए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो इस चीज का इस्तेमाल, जैसे आम आदमी को नहीं मालूम है, आम इंसान को, जनता के, कि भाई हम लोग अपनी सच्चाई का पता कैसे निकालें।
हम लोगों को तो चलो ये होता है कि क्यूरियोसिटी के चलते और पता चलता चला गया, तो अब हम उनको वो जो डॉट्स कनेक्ट करते हुए लोगों को समझाने के लिए इसकी रिसर्च में घुसा रहना पड़ता है। बट जो व्यक्ति बेचारा सुबह से लेकर शाम तक अपनी दुकान चलाता है, जो अपनी नौकरी पे सुबह शाम लगा रहता है, या नौकरी की खोज में है, या स्कूल में है, या जिसको इंस्टाग्राम पे और फेसबुक सोशल मीडिया पे उलझा के रख दिया गया है, उस इंसान के पास अभी इतना वक्त नहीं है कि वो अपनी रिसर्च कर सके। और उसके पास जो थोड़ा बहुत समय मिलता है खबरों से रूबरू होने का, उसका सारा का सारा फायदा ये ऑल्ट न्यूज वाले उठा लेते हैं। इस ऑल्ट न्यूज जैसे मतलब जो लोग हैं जो पैसा खा करके और उसके बाद इस फैक्ट चेक के नाम पर लोगों को ही भ्रमित करने का काम करते रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो देश को बेचने की सजा होनी चाहिए, जो देश के संसाधन बेचने की सजा होनी चाहिए, देश के लोगों को गुमराह करने की सजा होनी चाहिए, इन लोगों की सजा तो मतलब मैं ये समझता हूं इनको सरेआम फांसी पर टांगा जाना चाहिए, जो लोग देश को गुमराह करके उनको गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं। तो आशुतोष भाई, इसमें तो मैं इतना ही कहूंगा कि जब आप इन सारी फॉल्ट, एक्चुअली ये ऑल्ट न्यूज की जगह इनका नाम फॉल्ट न्यूज जैसा होना चाहिए, कि ये जितनी भी फॉल्ट न्यूज हैं ये सारी की सारी जितनी फैक्ट चेक वाली जो वेबसाइट्स हैं, पहले आप इनका तो फैक्ट चेक करिए कि इनके पास पैसे फंडिंग कहाँ से आते हैं, क्योंकि एक बहुत हम लोग बड़ा आज कर लेंगे। अभी मुझे दिख रहा है देवेंद्र भाई, एक तो ये जो जगदेव बाबू, ये जब क्या है, जग्गी जग्गी। जो है, जग्गी जी हैं, श्री श्री रविशंकर हैं, हाँ, और ये चड्ढा है, केजरीवाल है, ये सबका पिछले 5-10 वर्षों में यकायक ग्रोथ हुआ है, अगर आप देखें तो। और अब मुझे लगता है कि ये फैक्ट चेक करने का वक्त आ गया है कि इन लोगों को का ग्रोथ हुआ कैसे, इनके पैसे का ट्रेंड पता किया जाए। आप जब चड्ढा आपको कह रहा था कि ये वाली बात मत बताइएगा आप केजरीवाल को, क्या आपको लगता है कि केजरीवाल चड्ढा एक ही है और इस दोनों का सीधा कनेक्शन है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले गैंग से और गेट्स गैंग से? देखिए, मुझे इतना मालूम है कि जो नोबेल प्राइज है और जो मैग्सेसे अवार्ड है, ये दोनों के दोनों अवार्ड बेसिकली इसी कॉन्स्पिरेसी गैंग द्वारा चलाए जाते हैं। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाला गैंग है, जो रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर फैमिली है, वही फंडिंग करती है इस पूरे के पूरे गेम प्लान की। वही लोग फंडिंग करते हैं डब्ल्यूएचओ को, और वही लोग फंडिंग करते हैं यूनाइटेड नेशंस को। आपने संजीव शर्मा जी की जब एक बार आपने यहाँ पर उनके साथ डिबेट किया था, तो उस डिबेट में संजीव जी ने बताया था कि जितनी वर्ल्ड की इकोनॉमी है, पूरी की पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी है, उससे कई गुना ज्यादा तो उन लोगों ने लोन दे रखा है लोगों को। मतलब पैसा है नहीं एग्जिस्ट करता, और उससे ज्यादा का लोन जो है वो डेप्ट पड़ा है बाकी लोगों के ऊपर। एंड सेम इज द केस विद द यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्लस आईएमएफ एंड ये जो डब्ल्यूएचओ एंड एक्सेट्रा। तो जब इसके ऊपर डिटेल में समझा जाता है तो आपको ये मालूम पड़े कि लोगों को मैनेज करने के लिए, क्योंकि इस पूरी की पूरी साइकोलॉजी को मैं समझता हूं। मान लीजिए अब कल को जैसे आपने मुझे एक चीज बताई है कि अभी 7 तारीख को अपना एक प्रोग्राम होना है, 7 फरवरी को, जहां पर साइंस के ऊपर हम पूरा का पूरा डिबेट करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको चीजें बताता हूं कि एक संगठन जब किसी को सम्मानित करता है तो उसके क्या मायने होते हैं, ये समझिएगा। देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा सम्मान एक ही होता है किसी कार्य करने वाले के लिए, और वो होता है उसके कार्य को रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको जिन लोगों के लिए कर रहा है वो लोग उसको रिकॉग्नाइज करें, ना कि कोई संस्था उनको रिकॉग्नाइज करे। पहला पॉइंट ये है। जब उनको कोई संस्था रिकॉग्नाइज करती है, मुझे याद है दिल्ली में 2020 में मैं जब बोला करता था, किसान आंदोलन में मैं परमानेंट वहां पे था, तो मेरे पास एक फोन आया दिल्ली से और मुझे कहा कि देवेंद्र भाई, हमें आपको सम्मानित करना है। तो मैंने उनको बोला कि भाई, मैंने ऐसा क्या किया है कि आपको मुझे सम्मानित करना है? तो उन्होंने कहा कि आपका मैंने पिछले 10 सालों का काम देखा है और समाज के लिए आप बहुत काम कर रहे हो, और हमने यहाँ इस टाइप के लोग आएंगे और ये सम्मानित करना है। तो मैंने कहा, देखो भाई, ना तो मैं आपको जानता हूं, ना ही आपका जो सम्मान है ये ओपन में है कि उसको मैं अप्लाई करूं, मैं कहूं कि मैं लेना चाहता हूं। अगर आप मुझे सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं सम्मान का मतलब इतना ही समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति के नजदीक आने का सबसे आसान रास्ता है ये,
कि आप उसको सम्मानित करने के नाम पर बुला लीजिए, उसके साथ अपने रिश्ते गठित कर लीजिए, कल को उसके पास जाना आपके लिए आसान हो जाएगा, उससे कांटेक्ट करना आसान हो जाएगा, फिर उसके लिए उसको बताना आसान हो जाएगा। अब मैं इसमें जब मैं इसको देखता हूं, एक अपने बच्चों के लिए काम करने वाले कैलाश जी थे जिनको मैक्से से मिला था, एक अपने रवीश कुमार को मैक्से से मिला था, एक अपने इसको अपने अरविंद केजरीवाल को मैक्से से मिला था। अब मैंने ये देखा कि मैक्से से मिलने के बाद जो इन्होंने कार्रवाई चालू करी, उस कार्रवाई के बाद ही विवेकानंद फाउंडेशन जो कि अजीत डोवाल की थी, उसने गेम प्लान चालू किया इससे मिलने का और इस पूरी की पूरी आंदोलन को अरविंद केजरीवाल को सौंपने का। तो मैं एक चीज आज तक समझ पाया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बढ़िया काम किया, जो ये बता रहा है कि वो इन मैक्सेसे अवार्डीज और इस पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी वालों के हाथ का खिलौना बन करके खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये है कि उसने अपने सारे प्रोजेक्ट्स को प्राइवेट कंपनीज को देना शुरू किया, उन कंपनीज को जो इंटरनेशनल लेवल पे थी, और उसमें वही सब कुछ है जो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है, जिसको हम लोग बताते रहते हैं कि आपको ग्रिड पर लाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑनलाइन आपका सब कुछ अप्लाई ऑनलाइन होगा, आपकी जो वेरिफिकेशन होगी वो आपके पड़ोस का आपका सरपंच, आपका मेंबर, आपका एमसी नहीं करेगा, आपकी वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगी। आपके सारे डेटा को ग्रिड पर रखा जाएगा और वो सारा डेटा आधार कार्ड के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और कनेक्ट करता हूं। अभी एक ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलते हुए एक टेनिस के प्लेयर थे, अगर आपको ध्यान हो, जिन्होंने मना कर दिया था कि मैं अपना बूटी का स्टेटस नहीं बताऊंगा। मार्क जोकोविच, नहीं, हाँ जोकोविच, हाँ जोकोविच, नोवाक जोकोविच ने क्या किया, अपना स्टेटस देने से मना कर दिया। अब उसे कोर्ट में जब खड़ा हुआ तो कोर्ट में जज के सामने उसने बोला कि देखिए साहब, मैंने कोई चीज ली है कि नहीं ली है, कोई केमिकल लिया है कि नहीं लिया है, पहली बात तो ये मेरी मर्जी है, मैं उसको लूं कि ना लूं, और दूसरा मैं उसका स्टेटस बताने के लिए बाध्य नहीं हूं, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैंने लिया कि नहीं लिया। वो कह रहे थे आप सर्टिफिकेट दिखाओ, इसने वो नहीं ये नहीं कहा कि मैं लूंगा नहीं, उसने ये भी नहीं कहा कि ये गलत है कि सही है, उसने ये कहा कि ये मेरी प्राइवेसी, मेरा अधिकार है, मेरा शरीर मेरा अधिकार है, और मैं चाहूं तो आपको बताऊं, मैं चाहूं तो ना बताऊं। इसी चीज से बचने के लिए इन लोगों ने खेल खेला कि आपके आधार के साथ आपको ग्रिड पे ले लिया जाए, कि आपको केवल मात्र क्या करना है, आपका अपना थंब का इंप्रेशन दीजिए, आप अपना डीएनए का सैंपल दीजिए, आप अपना फेशियल रिकॉग्निशन दीजिए, या अपना आधार कार्ड दीजिए, या अपना वोटर कार्ड दीजिए, या अपना डीएल दीजिए, अपना कोई भी ऐसा कागज दीजिए जो आपने ऑनलाइन बनवाया है, तो वो कागज सीधा सीधा आपका फैमिली आईडी के जरिए आपके आधार के साथ कनेक्टेड है, यानी ग्रिड के साथ। यानी आप लोगों के लिए आपकी प्राइवेसी को खत्म करने का ये सबसे बड़ा काम है, और दिल्ली में सबसे ज्यादा खेला गया। मैं इसको वहां लेकर के आ रहा हूं कि ये काम जो ऑनलाइन करने का था, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बनने का हो, चाहे इनकम सर्टिफिकेट बनने का हो, तो मैं जब ये देखता हूं कि WHO के जो सेंटर बनाने का काम, इसके लिए WHO के डायरेक्टर वहां पर स्पेशली आए थे यूनाइटेड नेशंस के, और आकर के इन्होंने पूरी मीडिया में एडवर्टाइजमेंट दे दे करके ये दिखाया कि हमारी तारीफ करके गए यूनाइटेड नेशंस वाले, किस नाम पर, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर। मतलब खुद अपना इलाज जाकर के बैंगलोर करवाएगा नेचुरोपैथी से, और लोगों को ठोकेगा WHO के केमिकल्स। इस चीज पर यह क्लियर हो जाता है कि वो सारा का सारा एजेंडा जो दिल्ली में चला रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, वो इसी गेम के चलते हैं। और जब हम ये बोले कि ईवीएम पर नहीं बोलेगा कोई, क्योंकि उससे मालूम पड़ जाएगा कि ये सारा का सारा खेल जो है वो सेंट्रलाइज वहीं से चल रहा है, सरकार किसकी बनेगी ये तय ना हमारे देश के लोग करते, ना ये तय वहां बैठी पॉलिटिकल पार्टीज करती, और ना पैसा करता, ये केवल तय करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लोग। तो इसीलिए इसी चीज को काटने के लिए इन्होंने क्या किया कि पिछले चुनाव देखे होंगे आपने, गुजरात उन्होंने भाजपा को दे दिया, हिमाचल उन्होंने कांग्रेस को दे दिया, और दिल्ली एमसीडी उन्होंने केजरीवाल को दे दी। तो उससे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि तुम तीनों अपना अपना माल पकड़ो, अब तुम में से जो भी अपने इस एजेंडे को सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट करके दिखाएगा, उसी को अगला प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना दिया जाएगा, और उसी को खेल खेल दिया जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा गेम प्लान है,
तो मैं इतना क्लियरली कह सकता हूं, चाहे सबसे ज्यादा 2002 के उसके एजेंडे को तो सबसे ज्यादा बढ़ा रहा है अरविंद केजरीवाल। तो क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे बढ़ेगा? देखिए 24 का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऑलरेडी प्लान में शामिल है कि 29 के लिए इसको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट प्रमोट किया जाएगा। और ये जो गुजरात चुनाव के अंदर बराबर में मोदी के बराबर इसको खड़ा करने का जो मीडिया का प्रोपेगेंडा था, ये भी उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा था, ये उसी गेम प्लान का हिस्सा था। और अभी 24 के अंदर क्या होगा, मैं क्योंकि 24 से लेकर के 29 तक पूरी दुनिया में अस्थिरता का माहौल रहेगा, भूखमरी का माहौल रहेगा, तृतीय विश्व युद्ध के लिए हालात बनेंगे और गृह युद्ध जैसी स्थिति बनेगी, अपने ही देश के अंदर लूटपाट मचनी स्टार्ट होगी। उसके लिए इन लोगों ने, आपने देखा होगा एफसीआई के अगर ऊपर आप रिसर्च करें, आपके पास रिपोर्टर्स हों तो आप पूरे देश के अंदर जाकर के देखिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास अनाज खत्म हो चुका है और योजनाबद्ध तरीके से गोदामों को खाली किया जा रहा है जहां भी अनाज बचा हुआ है। शराब कंपनियों को बेचने के लिए वहां पर अनाज को सड़ाया जा रहा है ऑफिशियली, मतलब इसको खरीदने के लिए। फिर दूसरी बात, एफसीआई के अंदर जब अनाज नहीं होगा, एफसीआई का गठन हुआ था कि अगर देश के अंदर युद्ध की स्थिति बने या आपातकाल आएगा तो उस दौरान के लिए देश के पास कम से कम 2 साल का अनाज सुरक्षित रहना चाहिए कि हम लोग अपने आप कम से कम अनाज के आपदा हो जाए, ऐसी स्थिति में गेहूं नहीं हो, चावल नहीं हो, दलहन नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में हम अपने देश का पेट भर सकें। हाँ, अब आज के टाइम पे एफसीआई जो है वो पूरी तरह से खाली हो चुकी है और एफसीआई का जो अनाज है उसको रखने का, भंडारण का काम दे दिया गया प्राइवेट कंपनियों को। और साथ के साथ प्राइवेट कंपनियों को ये भी अधिकार दे दिए कि एविएशन के भी नए कानून बन गए कि तुम अपने रोबोट से, तुम अपने ये जो ड्रोन से तुम डिलीवरी कर सकते हो। दूसरा एक और काम कर दिया कि प्राइवेट कंपनियों को अपनी आर्मी और अपनी पुलिस बनाने का अधिकार का भी कानून आ गया। इसके साथ साथ जनता के लिए अगर वो आंदोलन करती है तो क्षतिपूर्ति का कानून आ गया। यानी मान लीजिए, मैंने एक आवाज, क्षतिपूर्ति कानून की भयानकता को समझने का ये कीजिए, मान लीजिए मैंने यहां से एक कॉल दे दी कि देश के नौजवानों, आपको अपने बच्चों को बचाना है तो सड़कों पर उतरिए। मेरी इस कॉल के बाद, इस वीडियो के बाद फॉर एग्जाम्पल कल के दिन 10 लोग सड़क पर उतर जाते हैं और वहां कुछ हिंसा हो जाती है, नहीं भी होती है तो पुलिस के ही लोग डंडे लाठियों से वहां खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ देते हैं, तो उस क्षति की पूर्ति मेरे से होगी कि मैंने कॉल दी थी तो आप इसके लीडर थे तो आपसे ली जाएगी। अगर मैं उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर पाऊंगा तो मेरे खाते से डायरेक्ट काट लिया जाएगा। अगर मेरे खाते से भी कटने का नहीं होगा तो मेरे जो प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। ये यूपी में और हरियाणा में कानून बनाकर इन्होंने रख लिया। साथ के साथ इन्होंने लैंड बैंक का कानून बना दिया कि अगर पूरा का पूरा परिवार खत्म होता है तो उस केस में आपकी जमीन और आपकी प्रॉपर्टी आपके किसी रिश्तेदार को, नजदीकी रिश्तेदार को ट्रांसफर नहीं होगी। उस केस में आपकी सारी प्रॉपर्टी सरकार जब्त कर लेगी। इसका मतलब सरकारों को पहले से मालूम है कि सारी पूरे के पूरे परिवार खत्म होने वाले हैं। इसी तरीके से देख रहे हैं, डिपॉपुलेशन हो रहा है, डिपॉपुलेशन हो रहा है, परिवार का परिवार खत्म हो रहा है, पीढ़ियां खत्म हो रही हैं, तो वो संपत्ति कब्जा करने वाला है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, और जनसंख्या जो 2021 के अंदर जनगणना होनी थी, वो जनगणना ना करने के पीछे भी यही कारण है कि वो लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जनगणना हम लोग 2029 में या 31 में करेंगे जाकर के, क्योंकि यदि आज जनगणना होती है तो 2025, 26, 27 तक कितने लोग खत्म होंगे, इस बात का पूरा आंकड़ा सामने आ जाएगा कि पहले ग्रोथ रेट क्या थी और अब मरने की रेट क्या है। तो इस गेम प्लान को समझने के लिए जब हम लोग तथ्यों को रखेंगे, उन तथ्यों को सरकारें कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, इसीलिए इन लोगों ने ये पूरे के पूरे गेम प्लान को शामिल किया है, जिसका नाम आपका फॉल्ट न्यूज है, जिसको फैक्ट चेक के नाम पर चलता है। तो ये मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा था कि चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप मिला करके देखते हैं तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो कुल जो उनके पास जो राशि है वो लगभग 35 से 40 हजार करोड़ रुपया उनके पास पड़ा हुआ है, सारा का सारा पैसा सारी पॉलिटिकल पार्टीज का। और अडानी की एक रात की कमाई 8,000 करोड़ रुपए है, 24 घंटे की कमाई। इसका मतलब ये हो गया कि अपने 5 दिन की दिहाड़ी में अडानी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अकेला खरीद सकता है। फिर दूसरे नंबर पर आप सारे मीडिया हाउसेस का खेल देख लीजिए, मुश्किल से 10,000 करोड़ रुपए का वर्थ है सारे मीडिया हाउसेस का। तो उन मीडिया हाउसेस को खरीदने के लिए 2 दिन की दिहाड़ी नहीं लगती है अडानी की। और यही बात समझने की कोशिश करनी पड़ेगी इस देश के लोगों को
कि भाई आपके पास जो जानकारी आ रही है उसका फैक्ट चेक आप कैसे करोगे। या तो आपको अपने बच्चों को फैक्ट चेक करना खुद सिखाना पड़ेगा, या आपको उनके डॉट्स मिलाने खुद सीखने पड़ेंगे, या फिर आप उसकी सच्चाई का आकलन अपने आसपास हो रहे हालातों से कीजिए कि यदि आपके आसपास वो हालात बहुत बढ़िया हो रहे हैं, अफसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि पूरे देश में हालात अच्छे हैं। अदरवाइज मीडिया तो आपको यही दिखाएगा कि आपकी किस्मत खराब है कि आपके हालात खराब है, अदरवाइज हम लोग तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पूरे भारत में अच्छे हालात है। अभी जैसे जोशीमठ के अंदर हो रहा है, जोशीमठ में सरकार की उस गलत नीतियों के कारण वहां पर विकास के नाम पर उन्होंने विनाश की लीला खेल दी। अब वो सब कुछ वहां बर्बाद हो रहा है, और जब वो बर्बाद होते होते सरकार के उस विकास के ऊपर उंगलियां उठने लगी, और जब इसरो ने अपनी रिपोर्ट दी तो सरकार ने फटाक से एक मेमोरेंडम जारी कर दिया कि भैया तुम किसी मीडिया हाउस से बात नहीं करोगे, इसके ऊपर पूरी डिटेल में कोई बात नहीं होगी, और जोशीमठ से रिलेटेड कोई भी खबर जो है वो जनता को मीडिया को नहीं दी जाएगी। मतलब नो न्यूज, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व। यही काम चल रहा है। तो ये उत्तरदायित्व जो है तय करना, लोग किस तरह से इसको आने वाले वक्त में लेंगे, कैसे मीडिया का बहिष्कार करके इसका काम चलेगा, या सरकारों को इसके दबाव बनाएंगे, या लोग सड़कों पर आएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है, देखने वाली बात होगी। लेकिन हम लोग इसमें लोगों को बता ही रहे हैं, और यकीन मानिए गांवों के लोग जो हैं वो इन चीजों को समझ भी दिए हैं, और समझने के बाद वो इनके ऊपर अच्छे से रिएक्ट भी कर रहे हैं, और बोलते भी हैं कि हाँ आप जो कह रहे हो वो सही हो रहा है। लेकिन उनको इसका कोई अल्टरनेट समझ में नहीं आता है। तो इस दौरान हम लोग लगे हैं बाकी लोगों को तैयार करने। भाई जीएसएम की भी हम हर जिले की अपनी एक मतलब यूट्यूब चैनल तैयार कर रहे हैं कि हर जिले का अपनाओ, ताकि वो उस फैक्ट को लोगों के सामने लेकर के आए। देखते हैं भविष्य में क्या होगा। ये बताया कि 2029 के लिए, अब मैं भी फैक्ट चेक करता चलूं, 2029 के लिए तैयारी है, और इसलिए ये गुजरात विधानसभा के बाद केजरीवाल बिल्कुल चुप है और अपने प्यादे को भेज दिया है वहां पे। ये राघव चड्ढा का क्या कनेक्शन है, मैं और कुछ खुलासे करूंगा उसमें। एक ये जो विजय शर्मा हैं पेटीएम के, इनका भी कोई बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है, ये भी उसी गैंग से है, और उसके एक मित्र हैं, डॉक्टर मित्र हैं, उनका भी मैं खुलासा करने वाला हूं। उनके बेटे फॉर्चून 500 और एकाएक वो इन्वेस्टर बन गए हैं। तो इस सबका जो लिंक हो रहा है, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और जो लीडर्स प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसका ये हिस्सा कैसे बनते हैं, इसकी कोई जानकारी है? देखिए, एक ही चीज होती है आशुतोष भाई कि सबसे पहले इन लोगों को टास्क दिया जाता है। मतलब जब भी कोई काम इनको जब उस गैंग में शामिल करना होता है, जो शैतान की पूजा करने वाले लोग हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये पूरा का पूरा खेल वो रचते हैं, जब उनको अपनी टीम में शामिल करना होता है तो उनको टास्क दिया जाता है। जो उनके टास्क को बहुत ईमानदारी से फॉलो करते हैं, जो बढ़िया गुलाम रहते हैं, जो चुपचाप बिना क्वेश्चन पूछे उनके टास्क को पूरा करते रहते हैं, उन लोगों को वो अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, और फिर उनको धीरे धीरे एक एक टास्क दिया जाता है, और वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट करते हैं। राघव चड्ढा मतलब अगर राघव की मैं बात करूं तो राघव से बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले लोग इसकी पार्टी में हैं, जिन लोगों को दरकिनार किया गया, जिनसे जो सवाल पूछे तो उनको साइडलाइन कर दिया गया, जो अंदरूनी सवाल भी पूछे। और मतलब मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि मैंने 2016 में जब इनका ये गंद मच रहा था, और जब पंजाब के चुनाव में ही मैंने इनका बहिष्कार कर दिया था, जहां पर हम लोग देश को बचाने के लिए इनके साथ आए थे, और फिर हमने इनको ये कह दिया कि नहीं, तुम लोग भी उन्हीं की तरह ही उसी रास्ते पर चले हुए हैं। बाद में ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मेंबर हैं, इस बारे में तो चर्चाएं बाद में होने लगी, जब मैं ये कहता था कि भाई मनीष सिसोदिया भी इसके अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मेंबर है, तो कहने लगे नहीं यार, मेरे कुछ साथी थे वो कहते नहीं यार वो तो नहीं है। तो मैंने कहा तुम ढूंढ लो उसके अंदर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, न्यू वर्ल्ड पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए जहां पर नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता है, वहीं पर मनीष सिसोदिया का भी नाम लिया जाता है। वही राघव चड्ढा तो ऑब्वियसली वहां तो गया ही हुआ है, वो तो वहां बड़े बड़े वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आगे खड़ा होकर के फोटो खिंचा के लोगों को भेज ही रहा है, वो तो बता ही रहा है कि मैं तुमको अब आने वाले वक्त में बताऊंगा तुमको। और इस टाइम पे अरविंद केजरीवाल की सबसे विश्वसनीय लोगों में से राघव चड्ढा को माना जाता है, और राज्यसभा भेजने का भी पीछे यही कारण है। अदरवाइज
पंजाब से राज्यसभा में भेजा जाए उस व्यक्ति को, ऐसा कौन सा काम किया था पंजाब में उस बंदे ने, ये समझ में नहीं आया है किसी को भी, और ये आने वाला भी नहीं है। मैं इसमें क्लियरली एक बात बोल देता हूं कि ये केवल और केवल इन लोगों को लाइन अप रखने के लिए, इनको पॉलिसीज देने के लिए और उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ही सारा का सारा खेल होता है। अभी आने वाले टाइम में पंजाब के जरिए एक बहुत बड़ा इस देश के साथ मतलब गद्दारी की जाएगी, और ये आम आदमी पार्टी के दौरान की जाएगी। जैसे गांव को प्रमोट करने वाले सिद्धू मूसेवाला को इन लोगों ने सीएम बनते ही वो क्या करता है कि 40 लोगों की सिक्योरिटी हटा देता है, अगले ही दिन जो है वो सिद्धू मूसेवाला को मार दिया जाता है, और अगले ही दिन जो है वो सारी सिक्योरिटी वापस रिइंफोर्स हो जाती है 39 लोगों की। मतलब इतना बढ़िया खेल हुआ कि किसी को पता ही नहीं चला कि वो मरवाया गया कि मारा गया, और आज उस पूरी की पूरी प्रकरण के ऊपर कोई चर्चा नहीं है। और वहां जब राघव चड्ढा पंजाब के अंदर जाता है तो इसको पूरी जेड सिक्योरिटी मिलती है, जैसे कि मतलब किसी प्रधानमंत्री को मिलती होती है। ये समझने वाली बात है। बाकी चीजों का खुलासा समय पर होता ही रहेगा। समय के पास सबके सवालों का जवाब होते हैं, तो अपने और आपके अभी सवालों आपने के कहा कि ये जो बड़ी कंपनियां हैं इनको अपना प्राइवेट आर्मी रखने का भी हो जाएगा और प्राइवेट पुलिस भी रख सकते हैं, ये क्या कानून बन गया? जी ऑलरेडी बन चुका है। अपनी प्राइवेट आर्मी रख सकता है अंबानी अडानी, और उसके लिए आपको मतलब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन लग सकती है आपको, लेकिन जो अग्निवीर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के लिए है। जो अग्निपथ योजना है कि 4 साल में देश की जनता के पैसे से आर्मी में लोग रखे जाएंगे, उनको 4 साल ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद इनको प्राइवेट आर्मी के लिए तैयार किया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। आपको अगर आप इसकी रिसर्च करेंगे, पिछले अगर आप आरटीआई डालते हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से या कोई भी और साथी डालता है, कितने लोगों ने अपनी मैच्योरिटी के, अपनी जॉब की मैच्योरिटी से पहले आर्मी या फोर्स छोड़ने की, चाहे सीएसएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, या आर्मी हो, या एयरफोर्स हो, या फिर नेवी हो, कि ज्वाइनिंग के 12 साल 15 साल इनकी मैच्योरिटी का टाइम होता है। 15 साल से पहले कोई भी व्यक्ति नौकरी नहीं छोड़ सकता था, अभी से पहले इनका ये खेल था। और अगर कोई 15 साल से पहले नौकरी छोड़ना चाहता है तो सरकार ये कहकर कि तुम्हारी ट्रेनिंग पर और तुम्हारे रिसोर्सेज जितने खर्च हुए हैं उसके हिसाब से तुम अपनी सेवाएं देश को नहीं दे पाए हो, तो पैसे दे करके नौकरी छूटती थी। यानी अगर आपने 7-8 साल 12 साल नौकरी कर ली, मेरे एक नॉन है 12 साल आर्मी में नौकरी किया, अफसर लाइन पे नौकरी किया, और जब 12 साल की नौकरी के बाद 3 साल बचे थे उनके, जब वो रिटायरमेंट पे थे, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा मुझे पहले जाना है, तो उनको 5 लाख रुपए दे करके नौकरी छोड़नी पड़ी। मतलब उन्होंने पैसा दिया तब नौकरी छोड़ी। कहने का मतलब ये हुआ कि 4 साल, अगर मान लो 4 साल सरकार ने उनको ट्रेनिंग पे लगाए हैं, उसके बाद उनको समाज के लिए कहां इस्तेमाल किया? कहीं पर भी नहीं। तो बाहर आकर के क्या बनेंगे? या तो वो किसी प्राइवेट जो कातिल होते हैं उनके शूटर्स बनेंगे, या फिर इनकी प्राइवेट आर्मी में शामिल होंगे। और आपको शायद पता नहीं है, मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैं आपको एक और चीज ऐड ऑन करता हूं। अडानी ने अभी अभी और अंबानी ने, दोनों ने अभी अभी एक समझौता साइन किया था कि हम लोग एक दूसरे की कंपनियों में गए हुए लोगों को एक शामिल नहीं करेंगे। यानी अगर कोई अडानी की कंपनी से नौकरी छोड़ करके जाता है तो उसे अंबानी नहीं लेगा। इसका मतलब है कि आपको बंधुआ मजदूर होकर के रहना पड़ेगा। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि इस वक्त जो अंबानी की कंपनियों के अंदर जो सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव, मैं आपको ये वर्ड बता रहा हूं, सिक्योरिटी गार्ड नहीं कह रहे अब वो उसको सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं। और सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की भर्ती की प्रक्रिया बिल्कुल वही है जो आर्मी में भर्ती की होती है। ग्रुप डिस्कशन हो, एप्टीट्यूड टेस्ट हो, रिटर्न टेस्ट हो, वैसे ही बिल्कुल आर्मी की तरह। और वहां पर आर्मी से रिटायर्ड लोग और अग्निवीरों को प्रेफरेंस दिए जाने की बातचीत आ रही है, और वो अब भर्तियां चालू हो गई हैं। उधर से 2 साल उनको हो जाएंगे, उधर से उनको हो जाएंगे, और आने वाले मतलब जैसे ही 24 का चुनाव आएगा उसी टाइम, क्योंकि 20 में ये 21 में योजना आई थी, तो 24 के चुनाव के बाद 24 में उसी आदमी को लाया जाएगा जो इस देश को भूखमरी की कगार पर ला दे। और आपको कुछ नहीं करना है। 3 मतलब 2, एक अंबानी और एक अडानी, केवल 2 लोगों के शेयर मार्केट धड़ाम से गिरानी है और पूरा देश नाक के बल गिरेगा।
आपके पास कुछ भी नहीं है अगर ये दो लोगों की प्रॉपर्टी किसी तरह से अगर इनके शेयर डाउन हो जाएं। और शेयर मार्केट पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही चलाती है। यानी अगर इस देश को बर्बाद करना है तो केवल अंबानी और अडानी को बर्बाद कर दो, भारत बर्बाद। और इन लोगों के पास ये ट्रांसफर ऑफ वेल्थ का जो खेल चल रहा है कि लोगों से सारा का सारा पैसा या तो बैंकों में ले जाओ या फिर इन बड़ी कंपनियों में ले जाओ, और दूसरी कंपनियों को भी यही लोग टेक ओवर कर रहे हैं। ये इसी षड्यंत्र का हिस्सा है कि जब देश के अंदर भूखमरी लानी होगी, जब इसकी पूरी इकोनॉमी को ध्वस्त करना होगा, उस वक्त इनका इस्तेमाल किया जाएगा। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी को जो सारी प्रॉपर्टी सरकार की बेची जा रही है उसके पीछे की साजिश ये है कि मिल्कियत सरकार से हटा करके भारत देश टाइप का कुछ नहीं रह जाएगा, दो इंडिविजुअल की मिल्कियत रहेगी और उस मिल्कियत को फैसिलिटेट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। आप दो चीजें देखिए, फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसके पहले जो सरकार थी कांग्रेस वो ही फैसिलिटेट कर रही थी और केजरीवाल भी करेगा। बस आप एक खेल समझिए। मतलब आपको सिर्फ बड़ा बढ़िया सा आपको थोड़ा कैलकुलेशन दे रहा हूं। आपको दो चीजें समझनी है कि पैसा कैसे छपता है, और दूसरा आपको समझना है कि प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है। पैसा छपने की जो प्रक्रिया है उसमें यह है कि मान लीजिए मैं 100 करोड़ रुपया मैंने छाप लिया, मैं आरबीआई हूं और मैंने उसे लोन पर दे दिया। और जब मैं लोन पर देता हूं 10% के लोन पर देने के बाद मुझे जब किस्तें मिलेंगी 1 साल के बाद जो पैसा रिटर्न मिलेगा वो 100 करोड़ पर 10 करोड़ रुपए का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं अपने लेजर में एंट्री कर लूंगा 110 करोड़ की। मैं मालिक हो गया 110 करोड़, लेकिन मार्केट में है केवल 100 करोड़। इसी तरीके से जो बैंक का एक्चुअल जो, क्योंकि उसे तो हर महीने किस्तें मिलती है तो उसको फिर से वो लोन पे देता रहता है, तो जो एक्चुअल रिटर्न होता है वो लगभग 50% के करीब होता है। यानी कि जो 100 करोड़ रुपया मैंने आज छापा है, अगले ही साल मैं 150 करोड़ का मालिक होता हूं, लेकिन मार्केट में 100 ही करोड़ रुपया होता है। और उससे अगले साल मैं 225 करोड़ का मालिक होता हूं, तो लेकिन मार्केट के अंदर रुपया वही 325 करोड़ का, लेकिन मार्केट में रुपया वही 100 करोड़ है। इस तरीके से जो आज के वक्त इस देश के अंदर असली करेंसी और जो पेपर में जो लिखा एंट्री है, जो हवा में जो रुपया है, उसका रेशो 1:9 का है। यानी कि देश में 100 में से 10 लोगों के पास असली पैसा है और 90% सिर्फ कागजों में एंट्री है। तो जिस दिन देश के लोगों को यह पैसा जमा कराना पड़ेगा, उस वक्त मात्र 10% लोग ही अपने लोन को चुकता कर पाएंगे। और यह देश को समझ में आना चाहिए कि जैसे ही आप लोन लेते हो तो आपके लोन पर जितना इंटरेस्ट होता है, ये लोग जिनको हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लोग बोलते हैं, ये उतना पैसा छाप कर रख लेते हैं अपने पास। यानी आप और कर्जदार होते रहते हैं, ये और अमीर होते रहते हैं। अब इसी चीज को थोड़ा आगे आते हैं, 2 पॉइंट और बताऊंगा बस, आपको उससे बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा कि देश कहां जा रहा है। आपके पास एक 100 गज का 300 गज का प्लॉट है, आपने उसे 1 करोड़ रुपए में खरीदा था। अब उसके ऊपर मकान बनाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, बैंक से लोन लेंगे। और मान लीजिए आपने मात्र 70 लाख रुपए का लोन लिया था, तो जो आपका 1 करोड़ रुपया या 2 करोड़ का जितने का भी आपका प्लॉट था, वो प्लस 70 लाख ऐड होकर के बैंक के पास आपके कागज चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि ऊपर की ईंटें ही जाती हैं, पूरा प्लॉट के कागज जाते हैं, यानी प्लॉट का मालिक बन जाता है बैंक। अब जब आप उसको चुकता नहीं कर पाएंगे, जो कि मैंने बोला 90% नहीं कर पाएंगे, तो वो सारे के सारी जो जमीन है उसकी कुर्की होएगी, जो कि आजकल चल भी रही है। टेस्टिंग के तौर पर हर गांव में एक एक आदमी की कुर्की करके बैंक देख रहे हैं कि बाकी के लोग कैसे बुजदिल होकर उनको देखते रहेंगे या खड़े होकर के उसका विरोध करेंगे। तो मान लीजिए जब वो कुर्की होने लगेगी तो उसका मालिक कौन होगा, बैंक होगा। और अगर बैंक का मालिक अडानी होगा तो उस जमीन का मालिक कौन होगा। ये आपको समझने के लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत थोड़ी ना है। आज किसान की 99% किसानों की जमीन बैंकों में पड़ी है, किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर। लाल डोरा तोड़ करके घरों की रजिस्ट्री करके उस पर भी लोन दिए जा रहे हैं, आपके सोने पर भी लोन दिया जा रहा है, आपके डंगरों पर भी लोन दिया जा रहा है, कारों पर, पुरानी कारों पर भी लोन दिया जा रहा है। और ये लोन इतना दिया जा रहा है और साथ में बिजनेस को ठप किया जा रहा है। तो जब ये बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाएंगे और आप लोन चुकता करने की स्थिति में नहीं होंगे, तो आपकी उन प्रॉपर्टीज का मालिक होगा बैंक। और उन प्रॉपर्टीज का मालिक अगर बैंक होगा तो बैंक के शेयर अगर अडानी के नाम होंगे या अंबानी के नाम होंगे, तो देश का मालिक होगा अडानी।
और अडानी की प्रॉपर्टीज में सारा पैसा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लगा हुआ है, तो इस देश का मालिक होगा अमेरिका। तो बिना आपके ऊपर आर्मी भेजे, बिना नाटो की आर्मी भेजे, बिना कोई षड्यंत्र रचे, बिना कुछ आपको बताए, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आप बंधुआ मजदूर हो चुके हैं। आपके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पानी पर भी इनका अधिकार है, आपको मालूम नहीं है। भाई साहब, हिमाचल के अंदर जब बीजेपी की सरकार थी, उस सरकार ने कानून बनाया था कि बारिश का पानी, बांध का पानी, नदियों का पानी, पहाड़ से रिश्ता पानी, किसी भी पानी के ऊपर जनता का कोई हक नहीं है। अगर सरकार चाहे तो उनको प्राइवेट कंपनियों को बेच सकती है। आपकी जमीनों को भी प्राइवेट कंपनियों को बेचना है, अब बैंकों को देना है, और अब प्राकृतिक संसाधनों को भी उनको ही देना है। इसका मतलब आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। और आप किस चीज के मालिक? किसी भी चीज के नहीं। आपके पास पैसा आपके पास नहीं बचा, आपके पास जमीन आपके पास नहीं बची, डंगर आपके पास नहीं बचे, क्योंकि डंगरों का भी कानून है, एक से ज्यादा डंगर नहीं पाल सकते, पालोगे तो आपके पास वो उसके ऊपर फाइन लगेगा। तो पानी के आप नए अलग-अलग बात बताते हैं, तो ये जो मोटी बात है हमारे देश की जनता, आज फैक्ट चेक थोड़ा बढ़िया से हो जाए, तो हमारे देश की जनता, जैसे बिहार में जाति जनगणना चल रही है, नीतीश कुमार और लालू यादव का बेटा जो है तेजस्वी यादव, वो ये षड्यंत्र रच रहा है जाति जनगणना। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, या देश के सभी हिस्सों में एक तो जाति का खेल है और दूसरा रिलीजन का खेल है, ये धर्म का खेल है। ये जो दोनों को खेल है, इस दोनों में भी पेनिट्रेट कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वो चाहता है कि जो सोशल फैब्रिक हो वो इकट्ठा ना हो पाए, सोशल डिसऑर्डर बना रहे, और ये ऊंच नीच, अमीर गरीब, अगड़ा पिछड़ा, दलित मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, इसका जो डिस्प्यूट है ये समाज में बिल्कुल बना रहे, ताकि इधर का खेल चलता रहे। अंबानी, अदानी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बैंकिंग, लोन, इकोनॉमी, कब्जा, जमीन, ये सब खेल चलता रहे। ये है। मैं आपको बताऊं आशुतोष भाई, डीएनए का बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी कार्य को करने के लिए। इस देश में जितने भी युद्ध लड़े गए, उन युद्धों में अगर किसी की शौर्य गाथा सबसे ज्यादा गाई जाती है तो वो है जाट रेजिमेंट की। मैं आपको ये जाट को कोई ये ना समझे कि वो जाट जाति की बात कर रहा हूं, क्योंकि जाट रेजिमेंट में गुज्जर भी होते हैं, जाट रेजिमेंट में राजपूत भी होते हैं, जाट रेजिमेंट में सिख भी होते हैं। तो एक सिख राजपूत सिख रेजिमेंट और एक जाट रेजिमेंट, ये दो रेजिमेंट का सबसे बड़ा रोल रहा है भारत की आर्मी के अंदर। फिर आप देखेंगे कि जब मुगल आए थे इस देश के अंदर, जब अंग्रेज आए थे, तो ये जो जाट बेल्ट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का जो एरिया है, इसको वो कभी फतेह नहीं कर पाए। इसके बाद आप आ जाते हैं, अभी चाहे कॉमनवेल्थ की बात हो, चाहे ओलंपिक की बात हो, अगर देश के अंदर 10 खिलाड़ी लड़ने, 10 मेडल आए हैं, तो उस 10 में से 6 या 8 जो हैं वो इसी बेल्ट से आए हुए होते हैं। और मैक्सिमम वो वही लोग होते हैं जो राज रेजिमेंट में जिनके जाट रेजिमेंट में बच्चे गए होते हैं, उन्हीं के दूसरे भाई वहां ओलंपिक्स में जीत के लाते हैं। और उसमें से भी जो हमारे यहाँ का जो खेल है वो है कुश्ती है। अभी कुश्ती के जो कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं, भाजपा का सांसद है एक ब्रजभूषण शरण सिंह, उसके ऊपर आरोप लगाया हमारी विनय फोगाट ने कि हम लोगों को लड़कियों का शारीरिक शोषण होता है और वो हम लोगों को जबरदस्ती दबाव बनाते हैं कोचेज और वो अध्यक्ष मिल करके। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि सारे के सारे भारत के जो लोग हैं जिनके जमीर जिंदा है, उन्होंने उस समर्थन में खड़े हो गए, बिना किसी जात को देखे, बिना किसी धर्म को देखे, और सारे पहलवान जाकर के जंतर मंतर पर दिल्ली में बैठ गए। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वो राजपूत कम्युनिटी से आते हैं और राजपूतों के लोगों से उन्होंने गंद फैलाना शुरू किया कि या तो आज अध्यक्ष जी के साथ खड़े हो जाओ, नहीं तो इस खेल पर ना सारा कब्जा एक जाट जाति का हो जाएगा। मैं उस खेल को समझ रहा था कि आरोप है शारीरिक शोषण का, लेकिन उसको डाइवर्ट किया जा रहा है जात पात में। वहां जनता सरकार मोर्चा के हमारे सोमवीर काद्यान हैं, जो भीम अवार्डी हैं, बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं हमारे हरियाणा के रोहतक से। उनके नेतृत्व में हमारे मोर्चे के साथी वहां गए, तो वहां खड़ा होकर के हमने देखा कि वो सारी कम्युनिटीज के लोग वहां पर साथ में खड़े हैं उन पहलवानों के, लेकिन सोशल मीडिया पर एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। इसी तरीके से जिस भी स्टेट के अंदर जिस कम्युनिटी का दबदबा रहेगा, यानी कि जो कम्युनिटी इकट्ठे होकर डिसीजन लेने के मूड में होती है, होता क्या है, पॉलिटिकली
क्या होता है कि डेमोग्राफी में या तो बंटे छठे होते हैं, अलग अलग बंटे होते हैं, या फिर एक जगह पे कंसोलिडेटेड होते हैं। उसमें इसमें विदेशी ताकतों का क्या योगदान है? जैसे मैं अंबानी उसी को लेकर के आ रहा हूं, मैं उसको लेकर के आता हूं। विदेशी ताकतों का क्या रोल होता है? देखिए, ये बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों की मदद से, बहुत बड़े बड़े का जो योगदान रहा है कास्ट को करने में, वो तो मैं जानता हूं, अभी के बारे में बताना। मैं आगे बताता हूं मनोवैज्ञानिक तरीके से। देखिए, अल्टीमेटली तो जो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, उनके जो लोग हैं, वो विदेशी ताकतें क्या चाहती हैं? अपने देश के लोगों पर कब्जा, अपने संसाधनों पर कब्जा। किसकी मदद से होगा? वो जो राजनीति में लोग बैठे हैं उनकी मदद से होगा। राजनीति में लोग बैठे हैं तो उन लोगों को बिठाने के लिए उनको कोई ना कोई तो परसेप्शन दिखाना पड़ेगा देश को। जैसे 19 में नरेंद्र मोदी किसी हालत में नहीं जीत रहा था, लेकिन पुलवामा के जरिए ये दिखाया गया, परसेप्शन क्रिएट किया गया कि पुलवामा से ये जीत गया। ऐसा हुआ नहीं था, जीता वो ईवीएम से ही था, लेकिन पर दिखाया गया। इसी तरीके से जब आपको एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा करना है, जब आपको जैसे मैं मंगोलपुरी की बात बताता हूं। मंगोलपुरी में दंगे हुए दिल्ली के अंदर। जब दंगे हो रहे थे, उस दंगे से अगली ही गली में दोनों हिंदू और मुसलमानों के बच्चे आपस में पार्क में खेल रहे थे। वहीं पर वो आपस में एक दूसरे का सामान ले रहे थे, बड़े प्यार से रह रहे थे, लेकिन टेलीविजन पर नफरत चल रही थी। इसी तरीके से परसेप्शन बनाने के लिए ये हरकतें करती रहनी पड़ेंगी, ऐसे आदेश इनको दिए जाते हैं कि आपको जब वहां कोई नेता छांटना है तो भी जाति के आधार पर छांटना है, आपको किसी को मंत्री बनाना है तो भी कास्ट और रिलीजन के नाम पर बनाना है। क्योंकि ये ऊपर से निर्देश होते हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। कि परसेप्शन बनने का काम, मीडिया में जो परसेप्शन बनाने का काम है, वो इसीलिए किया जाता है। और जो उनके साइकोलॉजिस्ट हैं, जो उनके बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, वो इस खेल को समझते हैं कि व्यक्ति वहीं पर लड़ाई लड़ता है जहां वो अपनापन महसूस करता है। तो आदमी को असली में, जब उसको मान लीजिए मैं असली मुद्दा उठाने लगूं और उस वक्त मैं खड़ा होने लगूं अपने ही लोगों के खिलाफ, तो हमारी ही कौम के अंदर बहुत से लोग होने चाहिए कि जो देवेंद्र को कहें कि नहीं, तुझे अपने भाई के साथ खड़ा होना है, गलत और सही के साथ नहीं खड़ा होना है। साथ ही साथ जब देश में गृह युद्ध छिड़ेगा, जब देश के अंदर भूखमरी आएगी, उस वक्त आपके पास कोई ऐसा दुश्मन जिसको आपने सबकॉन्शियस माइंड में मान रखा हो कि ये कास्ट मेरी दुश्मन है, ये रिलीजन मेरी दुश्मन है, तो अपने अंदर के उस गुस्से को निकालने के लिए आपके आसपास मौजूद होना चाहिए। तो इसीलिए जब गुजरात में ये खेल होगा तो पटेल नॉन पटेल का होगा, जब राजस्थान में होगा तो राजपूत नॉन राजपूत का होगा, जब हरियाणा में आओगे तो ये जाट और नॉन जाट हो जाएगा, जब पूरे देश में आएगा तो सिख नॉन सिख या हिंदू मुसलमान हो जाएगा, जब यूपी की तरफ बढ़ोगे तो ये फिर यादव और नॉन यादव हो जाएगा, और जब मध्य प्रदेश की तरफ जाओगे फिर से राजपूत नॉन राजपूत हो जाएगा। जहां पर ये खेल नहीं चलेगा वहां किसी दूसरी कास्ट के साथ चल पड़ेगा। आपके नजदीक में आपका एक दुश्मन मौजूद होना चाहिए, ये उस नैरेटिव को खड़ा करने के लिए होता है, ताकि आपकी असली नजर, आपकी कभी भी रिसर्च के अंदर ये खुलकर ना आए कि इस मीडिया को भी वही लोग प्रचारित कर रहे हैं, इस राजनीति को भी वही लोग प्रमोट कर रहे हैं, इन नेताओं को भी वही लोग बैठा रहे हैं, और आपके ऊपर पॉलिसी बनाई वो जाती है जो वो चाहते हैं, ना कि जो आप चाहते हैं। इसलिए जब आपकी बात सुनी नहीं जाती तो आपके नजदीक का नेता आपको ये कहेगा, भाई मैं क्या करूं, मेरी तो चलती नहीं, भाई मैं क्या करूं, मैं तो सरकार में नहीं हूं, भाई मैं क्या करूं, हमारी तो बस की बात नहीं है, आजकल तो इसने टेक ओवर कर रखा है। असल में किसी की नहीं चलती है, चलती उन्हीं की है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठे हुए हैं। जो उनकी गुलामी करने के लिए तैयार, वही देश के ऊपर राज करेंगे, और ये तब तक चलता रहेगा जब देश का आदमी जागरूक होकर के, खड़ा होकर के इनके साथ आंख में आंख डाल करके नहीं पूछेगा कि हमको ना जात पर वोट देनी है, हमको ना धर्म पर वोट देनी है, हमको ना किसी पार्टी को वोट देनी है, हमने वोट देनी है तो मुद्दे को देनी है। इस लीज के लिए लोगों को तैयार करना पड़ेगा। इसके अलावा आप वैसे पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ी करेंगे, मुझे नहीं लगता उसका कोई लाभ होगा, क्योंकि फिर से उसको कुछ नहीं करना है। आप सोचिए कि आपको इन लोगों को समझाना ज्यादा आसान है या किसी मूवमेंट के किसी लीडर को पकड़ करके और उसको मैनेज करना आसान है। तो आपको मतलब इतने सारे लीडर्स, इतने सारे मुद्दे खड़े कर देने हैं जो असली मुद्दे से ना भटके लोग, इस लेवल पर लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। फैक्ट चेक यही है देवेंद्र जी, असली फैक्ट चेक यही है
कि इसके जड़ में जाया जाए और कहां से हाँ, गतिविधियां नियंत्रित होती है उसका पता लगाया जाए। अभी हमको जी, किसी व्यक्ति ने, जो मेरा सूत्र है, जो बहुत ही क्लोज सूत्र है और इनर सूत्र है, उन्होंने कहा कि जब गेट्स यहाँ आते हैं और मीटिंग करते हैं तो वो बात करते हैं कि फाइंड आउट हु विल बिकम द चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया in next हाँ, 5 years and find out who are the potential leaders in which Exactly. party, है ना, Yes. कि वो क्या बन सकते हैं, क्या बनते हैं, फिर उसके हिसाब से वो पॉलिसी बनाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये तो हमारे पास रिपोर्ट है, इसलिए आज से देवेंद्र आप बहुत जबरदस्त बात बताए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक फैक्ट चेक की असली दिशा में जाएंगे और सरकार कितना भी कहेगी कि हम फैक्ट चेक करेंगे, असली फैक्ट तो हम जनता के बीच लेके जाएंगे ही। और देवेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा हमको लगता है कि दूसरा सेशन एक बार और करना पड़ेगा क्योंकि जनता को समझाने के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग असल इतिहास, राजनीति और समाजशास्त्र सबको लेके आ रहे हैं और वो सबका जुड़ाव इकोनॉमी है। जो आपने कहा कि अदानी और अंबानी अगर कोलैप्स करेगा तो पूरा देश कोलैप्स कर जाएगा और प्राइवेट आर्मी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो अग्निवीर योजना है उसके बाद प्राइवेट आर्मी बनेगी और फिर बहुत दिक्कत होने वाली है इस देश में। असली फैक्ट यही है। आधार, मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक फैक्ट और बताऊं मैं आपके जरिए, एक चीज और बताऊं मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो, बस 2 मिनट में, कि आपके आधार कार्ड को हर चीज के साथ जोड़ा जा रहा है। फैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि हम किसी को भी आधार देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, किसी को भी फैमिली आईडी बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अब सरकार ने एक गेम खेला इसके अंदर कि भाई अगर हम लोग ऐसे ही हर किसी को देते रहेंगे तो ये लोग ना स्टाइफंड और स्कॉलरशिप के नाम पर जो पैसा हम लोग देते हैं इन लोगों को, ये उसमें घपला कर जाते हैं और एक आदमी 2 बार ले जाता है। तो यूनिक आईडी से इनको करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये ऐड कर दिया कि ठीक है, सरकार से लाभ लेने की स्थिति में आपके लिए फैमिली आईडी या फिर आधार को अनिवार्य किया जा सकता है। अब ये क्या करते हैं, ऑनलाइन जितनी भी चीजें चल रही हैं, सारा डेटा वो प्राइवेट कंपनियों के पास है। आधार का तो सारा डेटा नंदन नीलकेणी के पास है और देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि ये कंपलसरी है देना। आप डिनाई कर सकते हैं, फैक्ट ये है कि आप डिनाई कर सकते हैं, बल्कि आपको डिनाई करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन देश का 70% से ज्यादा आदमी ग्रिड पर आ गया, उस दिन इस देश को गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि फिर आपके एक बटन दब करके आपकी सारी सेवाओं को बंद किया जा सकता है। यह है आधार का खेल, जिसका विरोध बीजेपी किया करती थी और नंदन नीलकेणी से अरुण जेटली की एक मुलाकात 2014 में हुई और उसके अगले ही दिन जो है भाजपा ने यह डिक्लेयर कर दिया कि आधार कंपलसरी होगा। इसलिए आप देश के लोगों को ये फैक्ट पता होना चाहिए कि आधार कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो असली फैक्ट हम आपके सामने लाते रहेंगे और चेक करना पब्लिक का काम है। आपके सामने रख देंगे, शोध कीजिए, जानकारी इकट्ठा कीजिए और फिर अपना मानस बनाइए, अपना ओपिनियन बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र बल्हारा हमसे बात करने के लिए।